गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं आपके भौतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय, तीसरा चैप्टर, जो कि क्या है, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसा आप सभी को पता है कि आपके जो यूपी बोर्ड है उसे 30% आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक, तो 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से कुछ टॉपिक जो थे ये इस चैप्टर के भी हटाए गए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक थे? तो वो टॉपिक था, वो आपके जब ये चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब बुक में ओपन करेंगे, तो कुछ शुरुआत के ही जो टॉपिक थे, जैसे कि निर्देश तंत्र की चर्चा की गई थी और स्थिति समय ग्राफ करके ऐसा ग्राफ निरूपण का एक टॉपिक था। ये सारी चीजें उसमें हटा दी गई हैं। और एक चीज और टॉपिक था, जैसे सरल रेखा में गति हो गया और गति के प्रकार कितने होते हैं। ये सारी चीजें जो शुरुआत में कुछ पेज तक था उसको अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक, और बाकी जो शेष सिलेबस बचा वो हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक, और एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको कुछ गणितीय संक्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी। गणितीय संक्रिया यानी मैथमेटिकल टूल्स पढ़नी पड़ेंगी, जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर में कहीं दिया नहीं है। ठीक, जो कि हम अलग से सीखेंगे। जैसे उसमें हमें क्या सीखना है कि समाकलन कैसे होता है और अवकलन कैसे होता है। हम पढ़ते क्यों हैं ये चीजें? पढ़ते हमें इसलिए हैं क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है हमें। और यही नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th की बात नहीं है, आप जब क्लास 12th में भी जाएंगे तो ये समाकलन और अवकलन जो गणितीय संक्रियाएं हैं, इनका हम बार बार यूज करेंगे, लगातार यूज करेंगे। तो खैर इसकी बात हम बाद में चर्चा करेंगे, जब आएगा हमको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो अब देखिए, आज जो आपका क्लास है वो मात्र इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक, तो आज की क्लास में हम किसी भी चीज को आप नोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बातें मैं आज बताने जा रहा हूँ वो सारी बातें आपके सिलेबस में लगभग हटा दी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। ठीक, ताकि ये चल क्या रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप जब मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं ना, पता चलता है कि इस मूवी में क्या है, ड्रामा है, ये एक्शन है। ठीक, तो उसी टाइप से अगर मैं इन चीज़ों को आपको बताऊंगा नहीं तो आपको पूरे पिक्चर में समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं कि ये सरल रेखा में गति, इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि कोई वस्तु है, वो उसका हम प्रत्येक क्षण देखते हैं। प्रत्येक क्षण यानी समय समय पर, अलग अलग समय पर देखते हैं कि उसके स्थिति में, उसके पोजीशन में कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो उसके स्थिति में, पोजीशन में, समय के साथ जो भी बदलाव हो रहा है उसको हम मापते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखा में गति, क्योंकि वो एक सरलतम गति है। ठीक, मतलब एक सरलतम गति के लिए हम जो भी उसमें वस्तु के स्थिति में बदलाव हो रहा है समय के साथ, उसको हम मापते हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गति। ठीक, तो चलिए आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि गति क्या होता है। आप सब लोग ने पहले भी पढ़ रखा है। कौन सी क्लास में? 9th में। 9th में पढ़ा था ना कि गति क्या होता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, गति हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर गति है तो हमारी लाइफ है, हमें जिंदा रहने के लिए गति है। अगर मैं एक इंसान की बात करूं, एक इंसान जिंदा है कि नहीं है कैसे हमें पता चलता है? गति से पता चलता है। अगर उसका हार्ट बीट, मतलब हृदय की धड़कन अगर चल रही है, हृदय की धड़कन में गति है, तो हम कहते हैं कि वो इंसान जिंदा है। अगर धड़कन नहीं चल रही होती, धड़कन में गति नहीं होता, तो क्या इंसान जिंदा रहता? नहीं रहता। ठीक, इसी टाइप से देखिए, जैसे हवा में भी अपनी गति है, हवा बहता है गति के साथ। पानी भी गति के साथ बहता है। इसलिए ये इन चीजों में गति है। जैसे इंसान हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इन सभी में गति है। तभी हम कह सकते हैं कि ये दुनिया है, और ये दुनिया है तो हम जिंदा है। ठीक, आपने एक कहावत भी सुना होगा कि, क्या कहावत सुना है? कि गति ही जीवन है, मोशन इज अ लाइफ। ठीक, अगर गति नहीं तो हमारी जीवन नहीं। अगर गति है
तो जीवन हमारी है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि जैसे भौतिक विज्ञान में हम गति को डिफाइन ऐसे करते हैं, यदि कोई वस्तु अपना स्थान बदलता है, एक जगह से दूसरे जगह बदलता है, तो हम कहते हैं कि उसमें गति है। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं कि हम किस चीज को विराम अवस्था में कहेंगे और किस चीज को हम गति की अवस्था में कहेंगे। दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो वस्तु विराम अवस्था में हो यानी स्थिर हो, रेस्ट हो, और दूसरी अवस्था ये हो सकती है कि वो गति में हो, मोशन में हो। तो हम अब चर्चा करेंगे कि विराम अवस्था और गति की अवस्था। अब आप किसी चीज को विराम अवस्था में कब कहेंगे और किसी वस्तु को गति की अवस्था में कब कहेंगे। ठीक, तो देखिए, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि संदर्भ, किसके संदर्भ में हम चीजों को देख रहे हैं, किसके संदर्भ के सापेक्ष हम तुलना कर रहे हैं। ठीक, यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप वहाँ पे बैठे हैं, ठीक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बैठे हैं, तो हम क्या हैं, हम दोनों क्या हैं, स्थिर हैं, मतलब विराम अवस्था में हैं। ठीक, लेकिन अगर आप बैठे हैं और हम बैठे हैं, अरे हम खड़े हैं, तो हम दोनों ही किस पे हैं, पृथ्वी की सतह पे हैं, और पृथ्वी की सतह घूम रही है। अगर पृथ्वी की सतह घूम रही है तो इसका मतलब हम क्या है, इसका मतलब हम गति की अवस्था में है। ठीक, तो ये तो दोनों बात हो गई, मतलब हमारा कहना कि हम विराम अवस्था में हैं या फिर गति की अवस्था में हैं, ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ठीक, तो इसके लिए अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जरूरी बात क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि संदर्भ बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट हम किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इस दीवार के सापेक्ष अपनी तुलना कर रहे हैं, जो दीवार क्या है, निश्चित है, वो बदल नहीं रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारी जो दूरी है वो दीवार से 10 मीटर है। ठीक, अब आप 10 मिनट के बाद जब इसी दूरी को मापेंगे तो फिर भी आप देखेंगे कितना है, 10 मीटर ही है। 20 मिनट के बाद जब मेरी दूरी आप दीवार से मापेंगे तब पर भी देखेंगे कि 10 मीटर है। तो इसका मतलब क्या मेरी स्थिति बदल रही है इस दीवार के सापेक्ष? नहीं, हमारी स्थिति नहीं बदल रही है, स्थिर है, रेस्ट है। तो अगर ये समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। ठीक, और यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थितियां बदल दे रहा है, किसके संदर्भ में, कोई भी एक निश्चित बिंदु है उसके संदर्भ में यदि समय के साथ अपनी स्थितियां बदल रहा है कोई वस्तु, तब हम उसको कहते हैं कि वो कौन सी अवस्था में है, वो गति की अवस्था में है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, जैसे कि हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी हमारी घूम रही है। पृथ्वी हमारी लगभग 1 घंटे में 1800 किलोमीटर घूमती है, मतलब 1800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है हमारी पृथ्वी। इसका मतलब हम 1 घंटे में 1800 किलोमीटर की सैर करके आ जाते हैं। ठीक, तो लेकिन हम अगर अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष में अपने आप को तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हम विराम अवस्था में हैं। ठीक, वहीं किसी दूसरे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम तुलना करते हैं तो पाते हैं कि हम गति की अवस्था में हैं। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड क्या ध्यान देना पड़ेगा, वर्ड ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप तुलना किससे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम वर्ड क्या देते हैं, सराउंडिंग का यूज करते हैं। सराउंडिंग मतलब परिवेश यानी आसपास। ठीक, तो यदि हम अपने आसपास के जो भी क्षेत्र है उसके संदर्भ के सापेक्ष में अगर हम समय के हिसाब से बदलते हैं तो क्या है, वो गति की अवस्था है। और अगर समय के रिस्पेक्ट में मतलब अपने आसपास के क्षेत्र के सापेक्ष के संदर्भ में हम अपनी स्थिति को नहीं बदलते हैं समय के साथ, तो क्या है, विराम अवस्था में। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप अगर पृथ्वी को देख लीजिए, अगर पृथ्वी के साथ अपनी तुलना करेंगे तो पृथ्वी के साथ जब अपनी तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कौन सी स्थिति में है, विराम अवस्था की स्थिति में है। लेकिन वहीं आप जब सूर्य से तुलना करेंगे, सूर्य के रिस्पेक्ट में, सूर्य के सापेक्ष में, तो आप पाएंगे कि आप कौन सी अवस्था में है, गति की अवस्था में है। ठीक, क्योंकि सूर्य तो फिक्स है, सूर्य निश्चित है, सूर्य कहीं थोड़ी जा रहा है, पृथ्वी घूम रही है ना। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में तुलना करते हैं अपनी, इसके संदर्भ में, इसके सापेक्ष में, तो हम कहेंगे कि हम क्या हैं, गति की अवस्था में है।
लेकिन जब हम बात करते हैं पृथ्वी के सापेक्ष में, तब हम क्या है, रेस्ट की अवस्था में है, विराम अवस्था में है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे छोटे से पॉइंट पे चर्चा करते हैं। ये है बिंदुवत द्रव्यमान। ठीक, इस वर्ड का हम आगे चल के अभी यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं ये बिंदुवत द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, देखिए, अगर किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का आकार बहुत ही छोटा है, आकार बहुत ही छोटा है, और वो जो दूरी तय कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम उस वस्तु को क्या कह देते हैं, बिंदुवत द्रव्यमान। बिंदुवत द्रव्यमान मतलब किसी भी वस्तु का जिसका आकार बहुत ही छोटा हो एज कंपेरिजन टू जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक, जैसे कि आपका एक ट्रेन, मान लीजिए आपका कोई ट्रेन है 20 मीटर का, 20 मीटर का एक ट्रेन है, और वो 20 मीटर का ट्रेन लगभग 200 किलोमीटर तक की यात्रा कर रहा है। 200 मीटर का ट्रेन 200 किलोमीटर की दूरी यात्रा कर रहा है, तो हम ये कहेंगे ये जो ट्रेन है यहाँ पे, ये इसका क्या है, आकार छोटा है और दूरी काफी तय कर रहा है, तो इसलिए इस कंडीशन में हम इस ट्रेन को क्या कह देते हैं, बिंदुवत द्रव्यमान। ठीक, इस ट्रेन को पूरा हम एक नाम दे देते हैं, क्या, पॉइंट मास का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिंदुवत द्रव्यमान का। अब इसका जरूरत हमें कैसे पड़ेगा, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं गति के प्रकार। ठीक, गति के प्रकार में गति के प्रकार में तीन चीजें गति है, तीन प्रकार की होती हैं गतियां। कौन सी, एक तो होता है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति। स्थानांतरित होता है, वैसे स्थानांतरित मैं लिख दिया हूं। ठीक, सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति, राइट। ठीक, तो ये सरल रेखीय गति क्या होता है, गति के तीन प्रकार के होते हैं। एक सरल रेखीय होता है, एक वृत्तीय गति होता है, और दूसरा होता है दोलनी। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये सरल रेखीय तथा स्थानांतरित गति क्या होता है। ठीक, तो देखिए, अगर कोई वस्तु है और वो वस्तु कैसी है, बिंदुवत द्रव्यमान की है, बिंदुवत द्रव्यमान यानी पॉइंट मास की है, तब हम कहते हैं कि वो जो अगर गति कर रहा है तो कैसी गति कर रहा है, सरल रेखीय गति कर रहा है। ठीक, सरल रेखीय का मतलब एकदम इतना समझिए कि कोई छोटा सा कण है, पार्टिकल, समझ रहे हैं ना, ये छोटा सा कण है, पार्टिकल है, और वो पार्टिकल कैसा है, बिंदुवत द्रव्यमान है उसका, वो मतलब छोटा सा आकार है। अगर वो किसी रेखा के, एक सरल रेखा के अनुदिश अगर चल रहा है, गति कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक, अब ये क्या होता है, स्थानांतरित गति। स्थानांतरित गति ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम देखें कि एक छोटा सा कण, जो पार्टिकल जिसका बिंदुवत द्रव्यमान है, वो गति कर रहा था सरल रेखा में, लेकिन अगर संपूर्ण होल पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी एक कणों का निकाय, ठीक, कणों का एक निकाय पूरा उस सरल रेखा में गति करेगा, तब हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, नया वर्ड क्या यूज करते हैं, स्थानांतरित गति। इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, क्या है, अगर एक छोटा सा कण अगर गति कर रहा है सरल रेखा में, तो हम उसको सरल रेखीय गति कहेंगे। अगर पूरा कोई वस्तु है, अगर उसके सभी कण अगर सरल रेखा में गति कर रहे हैं, तो हम कह देते हैं स्थानांतरित गति। जैसे कि मान लीजिए ये एडाप्टर। ठीक, एडाप्टर एक चीज से तो बना नहीं है, इसमें बहुत सारे कण हैं। ठीक, ये जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, अगर ये सरल रेखा है, मान लीजिए इस पे अगर ये गति कर रहा है, तो हम ये कहेंगे ये कैसी गति कर रहा है, स्थानांतरित गति कर रहा है। ठीक, समझ गए। और ये जो इसके सारे कण है ना, ये कैसे गति करते हैं, सारे कण एक जैसा गति करते हैं। मतलब अगर बहुत सारे कण हैं तो उसमें एक जैसी गति होती है। एक जैसी का मतलब समानांतर गति होता है। जितनी
जितनी स्थिति से एक कण जितनी रफ्तार से ट्रेवल करेगा, तय करेगा दूरी, उतनी ही रफ्तार से दूसरा कण भी दूरी तय करता है। तो ये था सरल रेखीय और स्थानांतरित गति, जो कि आप समझ गए होंगे। अब दूसरा लेते हैं वृत्तीय तथा घूर्णन गति। वृत्तीय तथा घूर्णन गति, ये क्या होता है? तो देखिए, अगर कोई भी चीज किसी बिंदु के चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर कैसा घूम रहा है? गोलाकार में, वृत्त के आकार में, तो हम उसको बोल देते हैं वृत्तीय गति। ठीक। और कोई भी चीज, अब ये वृत्तीय गति कब होगा? वो तब होगा जब कोई बिंदुवत द्रव्यमान होगा जिसका आकार छोटा होगा। लेकिन अगर वही कोई पूरा निकाय घूम रहा है, जो सभी कण अगर घूम रहे हैं किसी वस्तु के, तब उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? घूर्णन गति। ठीक। उसके लिए फिर हम वृत्तीय गति नहीं बोलेंगे, उसके लिए क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। ठीक। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है लगातार, और वो जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान काफी कम होगा, आकार छोटा है और दूरी बहुत अधिक तय कर रहा है। तो वो कैसी होगी? बिंदुवत द्रव्यमान की होगी। ठीक। तो हम क्या कहेंगे? ये इसमें कैसी गति हो रहा है? ये हो रहा है वृत्तीय गति। ठीक, राइट। अब देखिए, अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमता है, तो जब ये अक्ष पे घूम रहा है, तो जब अपने अक्ष पे पूरा पृथ्वी घूम रहा है, तो इसके सारे पार्टिकल, सारे कण घूम रहे होंगे। तो जब सारे कण एक साथ घूम रहे हैं, तब वहां पे क्या बोलेंगे? वहां पे बिंदुवत द्रव्यमान वो नहीं है, तब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? घूर्णन गति। ठीक। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अब तीसरा लेते हैं दोलनी तथा कंपनिक गति। दोलनी तथा कंपनिक गति, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, और कंपनी को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी यानी वाइब्रेशन वाला, जैसे मोबाइल का फोन आता है तो कंपन करता है ना, जन जन जन, लाइक दैट। ठीक। तो दोलनी तथा कंपनिक गति क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक। अब देखिए, कोई भी वस्तु है, अगर अपने माध्य स्थिति के अलोंग अगर वो इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर का मतलब हिल डुलना, चाहे वो ऊपर नीचे हिले डुले और चाहे दाएं बाएं हिले डुले, ऐसे मतलब अपने माध्य स्थिति के, मतलब ये है माध्य स्थिति इसका, या तो ये इधर जाए फिर यहीं आए फिर वापस इधर जाए। ठीक। जैसे कि सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक। ठीक। सरल लोलक क्या करता है? यहाँ से आप ये इसको मोशन देंगे तो ये यहाँ पे इसका माध्य स्थिति होगा, और ये बार बार इधर जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा। ठीक। तो ये बार बार ऐसे हिलता रहता है, गति करता रहता है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं क्या? ऐसे गति को क्या बोलते हैं? दोलनी गति। ठीक। और ये दोलनी गति क्या होता है? जो बड़े आकार के लिए होता है, बड़े आकार के वस्तुओं के लिए। एग्जाम्पल के लिए यही सरल लोलक हो गया। ठीक। जो अपने माध्य स्थिति के अलावा इधर उधर हिलता डुलता रहता है। ठीक। अब अगर एक कण, अगर छोटे आकार के कण में अगर गति हो रहा है इस टाइप का, तो उसको हम बोल देते हैं, जो बिंदुवत और द्रव्यमान होगा उसके लिए हम यूज करते हैं कंपनिक गति। ठीक। कंपनी क्या? कंपनिक गति मतलब वाइब्रेटरी मोशन। ठीक। तो ये था, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो छोटा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक। अब इसके बाद चौथे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे, ये जो गति होता है ना, ये निर्देशांक के अनुसार भी बांटा गया है। निर्देशांक के अनुसार जब इसको हम बांटते हैं तो ये गति होता है एक विमीय, द्विविमीय तथा एक 3 डायमेंशनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिविमीय गति को 3 भागों में बांटा गया है। किसके अनुसार?
निर्देशांक के अनुसार, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। ठीक, कौन कौन से? एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि निर्देशांक क्या है सर। तो निर्देशांक को समझते हैं, जैसे कि आप ये जो ग्राफ बनाते हैं इसको हम निर्देशांक बोलते हैं। हर निर्देशांक में कितने अक्ष होते हैं? 3 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। और ये जीरो क्या है? उसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ठीक, तो इसके अनुसार हम गति को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय। ठीक, अब देखिए एक विमीय गति कब होगा? एक विमीय गति हम तब कहते हैं जब कोई वस्तु किसी एक सरल रेखा में गति कर रहा है, एक निर्देशांक के अनुसार। ठीक, कितने निर्देशांक है यहाँ पे? 3 है। कौन कौन से? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। अगर किसी एक निर्देशांक के अनुसार कोई वस्तु गति कर रहा है एक ही सीधे रेखा में, तो हम बोलेंगे वो कैसी गति है? एक विमीय गति है। ठीक, चाहे वो वाई अक्ष के अलॉन्ग, चाहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग वस्तु गति करे। ठीक, जिसमें केवल एक ही निर्देशांक का यूज हो। ठीक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक विमीय गति। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि रोड पर दौड़ती कार। रोड पर आपके जो कार दौड़ रही है, तो क्या वहाँ पे सारे एक्सिस में बदलाव हो रहा है? क्या सभी अक्षों में बदलाव हो रहा है? वहाँ पे केवल वो कार एक ही निर्देशांक के अनुसार दौड़ रही है, सीधी रेखा में। तो हम क्या कहेंगे? वो एक विमीय गति है। एग्जाम्पल के लिए और ट्रेन। ठीक, ट्रेन भी क्या है? एक सरल रेखा के अलॉन्ग एक ही तरफ जाती रहती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक विमीय। ठीक, और जैसे कि कोई चीज अगर पृथ्वी पे गिर रहा है, कोई वस्तु पृथ्वी पे गिर रहा है, तो एक सीधी रेखा में ऐसे गिरता है। ठीक, तो क्या बदल रहा है उसका? कोई एक ही अक्ष न बदलेगा। ऐसा थोड़ी है कि ये ऐसे गिर रहा है तो इसमें भी बदलाव आ रहा है और ऐसे भी जा रहा है। ठीक, ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे केवल आता है। ठीक, तो ऐसे गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये द्विविमीय गति क्या होता है। द्विविमीय गति वो गति होता है डियर स्टूडेंट, जिसमें 2 निर्देशांक में बदलाव होता है। 2 निर्देशांक में बदलाव यानी एक्स के साथ साथ यदि वाई में बदलाव हो रहा है, तब हम उसको ऐसे गति को बोलते हैं द्विविमीय गति। एग्जाम्पल के लिए, जब आप फील्ड में या कहीं भी खेलते हैं, मैच खेलते हैं, मान लीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपकी बॉडी गति में है, मोशन में है। तो जब आप गति में है तो आपका साथ साथ क्या हो रहा है? जो वाई अक्ष है ये भी गति करता रहता है, इसमें भी बदलाव आता रहता है, और साथ में इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बदलाव हो रहा है। बॉल के पीछे आप दौड़ रहे हैं, जब दौड़ रहे हैं तो इधर भी जा रहे हैं, और जो आपका ये स्टैंडिंग पोजीशन है इसमें भी कुछ न कुछ बदलाव आ रहा होगा। ठीक, तो ऐसे गति को हम क्या बोल देते हैं? द्विविमीय गति। दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि जो फर्श पे हमारे सतह पे कीड़े रेंगते रहते हैं, उनमें भी ये गति होता है, द्विविमीय गति। तो तीसरी गति कौन सी होती है? त्रिविमीय गति, जिसमें इन तीनों में बदलाव होता है एक साथ। जब तीनों में एक साथ बदलाव होगा, तीनों में यानी एक्स वाई जेड निर्देशांक के अलॉन्ग, तब हम उसको बोलते हैं त्रिविमीय गति। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को देखे हैं आकाश में। ठीक, ये काइट, जब आप पतंग उड़ाते हैं आकाश में, तो इनकी जो गति है वो त्रिविमीय गति है। इसमें तीनों में बदलाव होता है, एक्स के साथ साथ वाई भी और जेड भी। ठीक, तो ये था आज का इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें आपको लिखना नहीं था, केवल सुनना था, ध्यान से समझना था कि आखिर ये गति है क्या, इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या जानना है। तो कल से जो हम पढ़ाएंगे उसमें हमें लिखना भी रहेगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।